हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछली वीडियोज़ में प्रैक्टिस पेपर थर्ड को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग आज की वीडियो में प्रैक्टिस पेपर 4 देखने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस पेपर दोस्तों, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, और जैसे कि वीडियो की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए आज हम क्या करेंगे कि आपको केवल ऑप्शन तो आपके सामने होंगे, हम आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसी को बताते हुए चलेंगे, और थोड़ा सा जहाँ पर थोड़ा डिस्कस करने वाला होगा वहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आप सभी देख पा रहे हैं जो पहला हमारा क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलेटारियन नॉवेल। आपको बताना दोस्तों कि जो प्रोलेटारियन नॉवेल होता है इसका थीम क्या होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2001 में टीजीटी में पूछा गया है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन अवश्य कर लें। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोलेटारियन नॉवेल के थीम की, तो वो थीम है दोस्तों वर्किंग क्लास। आप देख लीजिए, एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, वेरियर क्लास है, मिडिल क्लास है, और लास्ट ऑप्शन आपका है वर्किंग क्लास। तो इसमें दोस्तों प्रोलेटारियन नॉवेल में वर्किंग क्लास ही इसका थीम होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों बढ़ देंगे हम अब थोड़ा सा आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन रीड करिए पहले। क्वेश्चन दोस्तों, अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2001 में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ कैरेक्टर की बात की है। राउंड कैरेक्टर है, ड्रामेटिक कैरेक्टर है, कैरिकेचर है, और साथ में आपका फ्लैट कैरेक्टर है। दोस्तों पूछ रहा है कि क्या वो कौन सा कैरेक्टर होता है जो स्टोरी में, पूरी स्टोरी में अनचेंज होता है। दोस्तों वो कहीं भी चेंज नहीं होता, उस कैरेक्टर को आप कौन सा कैरेक्टर कहेंगे। आपके सामने ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो कैरेक्टर आपका होता है जो कभी चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर। दोस्तों पर थोड़ा सा आगे, तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को आप रीड करिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लोजेट ड्रामा। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो भी ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया था, और ज़्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। ऑप्शन का जो मीनिंग था कुछ लोग नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से गलत कर दिए थे। दोस्तों व्हाट इज़ क्लोजेट ड्रामा, आप सभी जानते हैं क्या होता है क्लोजेट ड्रामा। तो फर्स्ट है ड्रामा टू बी एक्शन इन ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म इन स्ट्रीट्स। तो अगर हम सही बात करें दोस्तों, तो जो क्लोजेट ड्रामा होता है वो होता है ड्रामा टू बी रीड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप क्वेश्चन देखिए और इसको रीड करिए। क्वेश्चन आपका है, द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज। ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया दोस्तों। कह रहा है द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति ऑफ अ मटेरियल आउटलुक, जिसका जो लुक होता है, आउटलुक होता है, मटेरियल होता है, एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, और कल्चर से इनडिफरेंट होता है। तो वो क्या है, क्या फिलिस्तीन है, बारबरस है, नोमैड कहा जाएगा, या अनार्किस्ट कहा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वो होता है फिलिस्टाइन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन रीड करिए। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया है। पूछ रहे क्वेश्चन की ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी की, तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। और आत्मकथा का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने स्वयं के जीवन की हिस्ट्री को लिखी जाती है उसको कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका बी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को आप रीड करिए। क्वेश्चन है, अब्राहम कॉले इज नोन फॉर इन्वेंटिंग द
मेट्रिकल फॉर्म ऑफ, पूछा गया कि जो अब्राहम कॉले हैं उनको किस मेट्रिकल फॉर्म के इन्वेंटर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, आप बता दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट है अब्राहम वुड, सेकंड है काउलियन वुड, थर्ड है होरेशियन वुड, फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। आपको बताना है क्या होगा क्वेश्चन 6 के लिए सही आंसर दोस्तों हो जाएगा काउलियन वुड, जैसे कि हम उनके नाम से ही पता कर सकते हैं अब्राहम काउले। तो अब्राहम काउले ने काउलियन वुड को इन्वेंट किया था दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अ रिपोर्ट ऑफ समथिंग सच एज अ पॉलिटिकल सिचुएशन और सिस्टम और अ पर्सन's वर्क और आइडियाज दैट एग्जामिन्स इट एंड प्रोवाइड्स अ जजमेंट स्पेशली अ नेगेटिव वन सच अ रिपोर्ट आर्टिकल इज कॉल्ड। आपको बताना है दोस्तों क्या कहलाता है कि ऐसा रिपोर्ट समझो किसी चीज़ के बारे में सच है जब पॉलिटिकल, जो कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन के रूप में होता है और सिस्टम के रूप में होता है, और पर्सन्स वर्क और आइडियाज या एक व्यक्ति के वर्क या विचारों पर के रूप में होता है, दैट एग्जामिन जो परीक्षण करता है, इट इसका एंड प्रोवाइड्स जजमेंट और एक जजमेंट को प्रोवाइड करवाता है, स्पेशली या निगेटिव वन जो कि एक निगेटिव व्यक्ति के लिए होता है। सच अ रिपोर्ट आर्टिकल इज कॉल्ड, आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट होता है आर्टिकल उसको क्या कहता है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट है क्रिटिक, सेकंड है क्रिटिसिज्म, थर्ड है इंटरप्रिटेशन और फोर्थ है डिनोमेंट। अब बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 की तो सही आंसर हो जाएगा क्रिटिक दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़े थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन को आप रीड करिए पहले। द चॉइस एंड यूज, द चॉइस एंड यूज ब्रैकेट में दोस्तों देखते हैं अरेंजमेंट, यूज करते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड। बताया गया कि दोस्तों जो चॉइस या यूज होता है, अरेंजमेंट होता है किसी वर्ड्स का, जिसका हम फ्रेजेस में, वर्ड्स या फ्रेजेस को जिसको हम एक स्पीच में या राइटिंग में यूज़ करते हैं, उसको क्या कहता है। क्या वो आर्टिकल होता है, क्या वो लैंग्वेज होता है, क्या डिक्शन होता है या आर्टिकल होता है। उसको होता है सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 2 बार आ चुका है, तो अब दोस्तों उसको आप छोड़ ही दीजिए। आपको लैंग्वेज और डिक्शन में बता देना है कि उसको आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा डिक्शन, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 9 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। एक दोस्तों कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज़ के प्रति अगेंस्ट जो वर्बल अटैक होता है दोस्तों, कैसा फोर्सफुल और बिटर वर्बल अटैक, तो उसको क्या कहता है। क्या डायट्राइब होता है, क्या क्रिटिक होता है, क्या वो कमेंट्री होता है या ह्यूमिलिएशन होता है दोस्तों, आपको बताना है सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन 9 की तो सही ऑप्शन हो जाएगा डायट्राइब दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आप क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन है अ नोबल साउंड अ वॉबल साउंड इन विच द टंग चेंजेस पोजिशन टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ 2 वॉबल्स। दोस्तों पूछा गया कि ऐसा वॉबल साउंड जिसको इन विच द टंग चेंजेस पोजिशन, जिसमें जो टंग होता है हमारा वो पोजिशन चेंज कर लेता है, तो प्रोड्यूस द साउंड ऑफ 2 वॉबल्स, यानी दोस्तों 2 वॉबल्स को का जो साउंड होता है उसका जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए दोस्त मतलब उस साउंड को निकालने के लिए जो हमारी जो जीभ होती है, टंग होती है, वो अपना पोजीशन चेंज करती है। तो दोस्तों को बताना है कि वो वॉबल साउंड क्या कहलाता है। क्या वो लॉन्ग वॉबल कहलाता है, डिप्थोंग कहलाता है, मोनोथोंग कहलाता है या कोलोक्वेलिज्म कहलाता है। दोस्तों अब सही ऑप्शन क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों डिप्थोंग। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा डिप्थोंग, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 10 को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 11 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आप क्वेश्चन रीड करिए पहले, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आप आंसर सिलेक्ट करिए। दोस्तों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपोइक। बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। दोस्तों अब जानते हैं
मेटोपोइक मतलब ये होता है कि ध्वन्यात्मक अलंकार जो ध्वनि उत्पन्न करेगा, जिससे ध्वनि का पता चलेगा, किसी साउंड का पता चलेगा, वही हो जाएगा ओनोमेटोपोइक। दोस्तों बताना है, ये क्वेश्चन PG 2000 में पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैरी, बियर, फियर, बग। आपको यही ढूंढ लेना है कि इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो साउंड के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो इसमें बात करेंगे अगर हम साउंड की, तो क्वेश्चन 11 का हो जाएगा बग। बग जो होता है दोस्तों एक साउंड होता है, तो ये ओनोमेटोपोइक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 12 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप क्वेश्चन रीड करिए दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड। PGT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो लाइन है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। दोस्तों होता है ना, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है, सिमली, पर्सनिफिकेशन, पैराडॉक्स और मेटाफर। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हैप्पीनेस को एक ओकेजनल एपिसोड बताया गया है, तो यहाँ पर सीधा रूप दे दिया गया दोस्तों, जहाँ पर रूपक अलंकार यानी कि आपका मेटाफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन हम रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, सही दोस्तों, तो क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन। आपको बताना दोस्तों कि शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था, लेकिन वो कंट्री कौन सा दोस्तों जिसका ये नगर है। ये PGT 2002 में पूछा है क्वेश्चन है। फर्स्ट है ससेक्स, सेकंड है नॉरफॉक, और दूसरा है डरहम, और फोर्थ है वारविकशायर। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा वारविकशायर दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो इनका बर्थ प्लेस है शेक्सपियर साहब का, वो सभी जानते हैं, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। और इस पर विवाद भी है दोस्तों, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि आपको ये देख के चलना है कि जो हमारा आयोग है वो क्या मान रहा है, क्या ऑन एवन मान रहा है या अपॉन एवन मान रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन माना गया है दोस्तों, तो इसको भी आप मान सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेक्सपियर्स पेरेंट्स, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन है आपका, शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर। शेक्सपियर के पेरेंट्स कौन थे। जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड एन हैथवे, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी जॉन शेक्सपियर एंड मैरी डाउडेन। अब सही ऑप्शन क्या है, शेक्सपियर के पेरेंट्स का क्या नाम था, क्वेश्चन 14 में आपको बताया दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं इनके पेरेंट्स की, तो इनके पिताजी थे जॉन शेक्सपियर और माताजी का नाम था मैरी आर्डन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, 15 देख लीजिए और क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर। आपको पता है दोस्तों कि जॉन शेक्सपियर जो थे उनका बिजनेस क्या था। तो अग्लवर एंड बिटेवर यानी लेदर वर्कर बाई ट्रेड, क्या इनका बिजनेस ही था। लाइनेन मर्चेंट थे, रन आ ट्रेडमिल थे, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। आपको इतना सही ऑप्शन क्या होगा 15 के दोस्तों। तो 15 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों, आप देख रहे हैं अग्लवर एंड बिटेवर एंड लेदर वर्कर बाई ट्रेड दोस्तों। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट। आपको बताना है कि शेक्सपियर की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, जो शिक्षा मिली थी, वो कहाँ से मिली थी। फर्स्ट है किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल, सेकंड है किंग जॉर्ज स्कूल, थर्ड है सेंट मैरी स्कूल, फोर्थ है सेंट थॉमस अ बेकेट स्कूल। सही ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 16 की दोस्तों। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल दोस्तों, यहाँ से इनको शिक्षा मिली थी दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन आप जरा देख लीजिए, हु रोट दैट पैराडाइज लॉस्ट shows of Milton's peculiar power to astonish, and that Milton seems to have been well acquainted with his own genius and to know what it was that nature had bestowed upon him more bountifully than upon others. The power of
displaying the vast, illuminating the splendid, enforcing the awful, darkening the gloomy and aggravating the dreadful। दोस्तों बताना है कि ये चीज़ किसने लिखा है, जॉन मिल्टन के बारे में। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन 17 के लिए क्या बात ड्राइडन ने कही है, सैमुअल जॉनसन ने कही है, चार्ल्स लैम्ब ने कही है या जॉन कीट्स ने कही है। दोस्तों किसने कही है इस बात को, क्वेश्चन 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इस कमेंट की, तो ये कमेंट किया था सैमुअल जॉनसन या डॉक्टर जॉनसन ने किया था मिल्टन के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हम देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। 18 Paradise Lost is among other things a poem about civil war. Saturn raises impulse war in heaven by leading a third of the angels in revolt against God, who said। पता नहीं दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये कमेंट किसने किया है। क्या ये डॉक्टर जॉनसन ने किया है, क्या ये जॉन लेनार्ड ने किया है, क्या ये कॉलरिज ने किया है या वर्ड्सवर्थ ने किया है। आपको बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये कमेंट किसका है। दोस्तों क्वेश्चन 18 के लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, जॉन लियोनार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन है जॉन डन वॉज आल्सो मेड डीन ऑफ इन लंदन 1621 to 1633। यानी दोस्तों बताना है कि 1621 से 1631 तक, 1621 से 1631 तक आपको बताना है कि जॉन डन को डीन बनाया गया था लंदन में। तो किसका बनाया गया था, क्यों सेंट मैरिया चर्च था, सेंट पॉल्स कैथेड्रल था। क्वेश्चन 19 दोस्तों, दो ऑप्शन अभी आपको वहाँ पर बता दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें आप जो आंसर मिल रहा है वो यही मिल रहा है, इसलिए आप आंसर देख लीजिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो वो जॉन डन को डीन बनाया गया था सेंट पॉल्स कैथेड्रल का। दोस्तों ये आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखने के बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को पहले देख पा रहे हैं, देख लें। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए पहले। Which poem of Pope is an effort to rationalize or rather vindicate the ways of God to man, a variation of John Milton's claim in the opening lines of Paradise Lost that he will justify the ways of God to man। तो बताना है कि किस वो पोएम की कौन सी पोएम है दोस्तों जिसमें एक एफर्ट किया गया रेशनलाइज करने का इस चीज़ को, यानी कि जो पैराडाइज लॉस्ट है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन बताया गया है। तो इसको दिखाने का पोप ने किस पोएम में एफर्ट किया दोस्तों वो बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट ओड ऑन सॉलिट्यूड, सेकंड है ओड फॉर म्यूजिक, द कोर्ट पैलेड, और फोर्थ है एस्से ऑन मैन। सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए दोस्तों। तो हम अगर बात करते हैं क्वेश्चन 20 की, सही ऑप्शन हो जाएगा एस्से ऑन मैन। दोस्तों पर थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 21, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि विच पोएम ऑफ पोप इज कंसर्न विद द नेचुरल ऑर्डर गॉड हैज डिक्रीड फॉर मैन, एज मैन कैन नॉट नो गॉड्स पर्पजेज, ही कैन नॉट कंप्लेन अबाउट हिज पोजिशन इन द great chain of being and must accept that whatever is right। आपको बताना है दोस्तों ये पोप की कौन सी पोएम है जिसमें ये बात कही गई है। फर्स्ट है ओड ऑन सॉलिट्यूड, सेकंड है ओड फॉर म्यूजिक, थर्ड है द कोर्ट बैलेड और फोर्थ है एस्से ऑन मैन। 21 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो इसमें भी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एस्से ऑन मैन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा एस्से ऑन मैन। क्वेश्चन 22 आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन को पहले रीड करिए। क्वेश्चन है कि विच पोएम ऑफ पोप वाज अप्रिसिएटेड बाय वोल्टेयर इन द वर्ड्स, यानी वोल्टेयर ने इन शब्दों में पोप की कौन सी पोएम को अप्रिसिएट किया है। वर्ड क्या है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट सबलाइम डिडैक्टिक पोएम एवर रिटन इन एनी लैंग्वेज। दोस्तों ये कमेंट वोल्टेयर ने
पोप के किस पोएम पर किया है? फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है वर्ड ऑन सॉलिट्यूड, सेकंड है वर्ड फॉर म्यूजिक, थर्ड है द कोड पैलेट, फोर्थ है एसे ऑन मैन। 22 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ भी आप लोग नोट कर लें, इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा एसे ऑन मैन। क्वेश्चन 23 आपके सामने दोस्तों। 23 क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपका है, इन द पोएम द पोएट एडवाइजेस ambitious people not to ridicule farmers for their following activities. Which of the following does he not mention in his poem? आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो पोएम है आपने पढ़ा होगा इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च, दोस्तों उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो बताना है कि जो पोएट है उसने एडवाइस किया है महत्वाकांक्षी लोगों को कि वो फार्मर्स के किन निम्नलिखित एक्टिविटीज़ का मजाक ना बनाए दोस्तों। तो उसमें से कौन सा पोएम है? तो फार्मर्स यूजफुल टॉयल, फार्मर्स सिंपल इंटरटेनमेंट्स, फार्मर्स मैटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ या फार्मर्स ऑब्सक्योर डेस्टिनी। तो किसका मजाक नहीं बनाना चाहिए महत्वाकांक्षी लोगों को दोस्तों? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है 23 के लिए। 23 की अगर बात की दोस्तों तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फार्मर्स मैटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ रहा है। इसका दोस्तों उन्हें मजाक नहीं बनाना चाहिए। 23 का सही ऑप्शन है सी। दोस्तों थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वॉट एवर अर्थली अचीवमेंट्स a person might have got, he is still moving towards his। दोस्तों यानी जो पोएम है इलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, वॉट एवर अर्थली अचीवमेंट्स में अर्थली अचीवमेंट्स कुछ भी हो पर से एक व्यक्ति का माइट हैव गॉट दोस्तों ही इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स। तो लेकिन वो जो व्यक्ति होता है किसकी तरफ बढ़ता है? क्या वो रेजुवेनेशन होता है, रिफॉर्मेशन होता है, डेथ होता है, रिबर्थ हो? दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में जो इनएविटेबल थिंग है वो किसको बताया गया है, आपको ये बता देना है। 24 के लिए सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डेथ, क्योंकि दोस्तों डेथ होता है इनएविटेबल, इसको आप ये अपरिहार्य है, इसको आप रोक नहीं सकते। चाहे जितना व्यक्ति के पास धन हो, कुछ भी हो, एक दिन हमें इससे मुक्ति नहीं मिलनी दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए हमें याद रखना है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सब दोस्तों क्या हैं, फिजिकल हैं। यहाँ पे कुछ वापस आपके साथ भौतिक चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब वापस नहीं जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी, दिन सब यहीं रह जाएंगी। तो तुम ये सब बात आगे की थी, बढ़ थोड़ा सा क्वेश्चन 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पोएट एज डिलाइनेटेड by him in the poem Elegy written in a country churchyard, the rich should not blame sons and friends of these peasants। दोस्तों बताना है क्या है सही ऑप्शन। नॉट टू हैव डाइड विथ देम, नॉट टू हैव केप्ट देम अलाइव, नॉट टू हैव फिक्स्ड टॉम्ब स्टोन्स, टू हैव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम देम। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है 25 के लिए दोस्तों। 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नॉट टू हैव फिक्स्ड टॉम्ब स्टोन। क्वेश्चन 26 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन है, whom does Wordsworth refer to in these lines? Thy soul was like a star and dwelt apart। अब ये लाइन जो दोस्तों बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने इस लाइन में किसको रेफर किया हुआ है? शेक्सपियर है, मिल्टन है, बेन जॉनसन है, ड्राइडन दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ साहब ने एक पोएम लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑथर है दोस्तों? वर्ड्सवर्थ ने इसके ऊपर लिखा है दोस्तों, कौन सा ऑथर है? क्या वो मिल्टन है या शेक्सपियर है? आपको हम दो ऑप्शन बताएं, दोनों में से एक आप खुद सेलेक्ट के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा है लंदन 1802 दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं लंदन 1802, इसको टू मिल्टन भी कह सकते हैं। और दोस्तों मिल्टन साहब ने लिखा है ऑन शेक्सपियर, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। द फर्स्ट
तो क्वेश्चन आपका सही दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, बट कोई बात नहीं, हम फिर से वहीं पहुँच रहे हैं दोस्तों। हाँ, तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वर रिटन अंडर द टाइटल। आपको बताना है कि टाइटल क्या था, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो 1802 में लिखा गया था, तो किस टाइटल के अंतर्गत इसको लिखा गया दोस्तों? क्या वो द लीज गैदरर है या माइकला है? 27 के लिए सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो 27 के सही ऑप्शन आपको इन्हीं दोनों में ढूंढ लेना चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा द लीज गैदरर। ये भी द लीज गैदरर इसका सब जो है दोस्तों एक ही पोएम है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आप सब टाइटल बोल सकते हैं इन दोनों को। क्वेश्चन 27 को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन 28 है, क्या कह रहा है आप क्वेश्चन को देखिए। तो हमारा क्वेश्चन है, इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड। बताना है कि कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जिसमें बर्न्स और चैटरटन को मेंशन किया गया है। क्या वो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, क्या वो नेटिंग है, क्या वो टू ड्यूटी है, क्या द ड्यून्ड कॉटेज है? सही ऑप्शन क्या है 28 के लिए दोस्तों, जिसमें आपको बताना है बर्न्स और चैटरटन को मेंशन किया गया है। 28 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन 28 की करें दोस्तों बात करें, सही ऑप्शन हो जाएगा लीज गैदरर या रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन 29 दोस्तों क्या है, आप क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को रीड करिए। द लाइन मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम 2 मिल्टन 1802 एलिजिया स्टेंजाज गाइड टू द लेक्स बी आर 7। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है 29 की दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 मिल्टन या मिल्टन 1802। ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और मिल्टन के बारे में इस पोएम में उन्होंने मिल्टन को के बारे में बताया है। तो ये बात मिल्टन की दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे किसने कहा है, तो वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है। क्वेश्चन 30 आपके सामने है। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन को रीड करिए। सेली रोड डिफेंस ऑफ पोएट्री इन रिस्पॉन्स टू। सेली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा है, तो किसके रिस्पॉन्स में लिखा है? हिज अपोलॉजी फॉर पोएट्री के लिए लिखा है, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड के लिए लिखा है, कीट्स के नेमियान के लिखा है, एला पीकॉक्स द 4 रीजेस ऑफ पोएट्री के लिखा है। आपको बताना है डिफेंस ऑफ पोएट्री किसके रिस्पॉन्स में सेली जी ने लिखा है। क्वेश्चन 30 के लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ला पीकॉक्स द 4 रीजेस, सॉरी दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ला पीकॉक्स द 4 रीजेस ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन 31 आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन 31 को आप पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉज ऑफ सेलीज डेथ वॉज। सेली की मृत्यु का कारण क्या था? क्या सुसाइड था, क्या पॉइजन था, क्या ड्राउनिंग था या कंजप्शन था? दोस्तों सही ऑप्शन क्या है 31 के लिए? 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ड्राउनिंग। दोस्तों डूबने से इनकी मृत्यु हुई थी, इसको आप नोट कर लेंगे। कंजप्शन की बात है कि जॉन किट्स को आप याद करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 32 की तरफ हम चलेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है द ओड्स ऑफ किट्स आर। द ओड्स ऑफ किट्स आर पीजीटी 2013 पूछा गया है, यानी कि जो किट्स के जो ओड्स हैं वो क्या है? क्या रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, या बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर होते हैं, एंड नैदर रेगुलर नॉर इरेगुलर? सही ऑप्शन क्या है दोस्तों 32 के लिए? 32 का सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी दोस्तों किड्स की जो ओट्स हैं वो इरेगुलर ओट थे। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। पीजीटी 2013 पूछा गया क्वेश्चन है, द ईयर ... वाज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन किड्स कैरियर। पीजीटी 13 दोस्तों ने 2013 में पूछा क्वेश्चन है। तो बताना है कौन सा ईयर था वो, 17 था, 18 था, 19 था, 21 था? तो 33 के लिए अगर हम बात करेंगे सही ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों 1818। क्वेश्चन 34 आपके सामने। क्वेश्चन को आप रीड करिए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू बीच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक जनर्स डज इन मेमोरियम बिलोंग। आपको बताना है कि जो इन मेमोरियम है वो किस पोएटिक जनर में आता है? क्या एलेजी है, कि सोनेट है, एपिक है, या एक्लॉग है? तो सही ऑप्शन जनर क्या है?
इन मेमोरियम के लिए। 34 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 34 के सही ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा एन एलेजी दोस्तों, यानी कि इन मेमोरियम है एलेजी है दोस्तों। कुछ 35 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग मदर डाई? रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो मदर थी वो उनकी मृत्यु कब हुई थी? क्या 1860 में हुई थी, 61 में हुई थी, 1862 में हुई थी या 1863 में हुई थी? सही ऑप्शन क्या है 35 के लिए? तो 35 के अगर सही ऑप्शन की हम बात करें तो हो जाएगा बी, यानी दोस्तों उनकी मदर की मृत्यु 1861 में हुई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की मदर की मृत्यु। रॉबर्ट ब्राउनिंग डिड हिज स्कूलिंग, आपको बताना है ब्राउनिंग ने अपनी स्कूलिंग जो की कहाँ से की? एट होम, वेंट टू बोर्डिंग, वेंट टू स्कूल, नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या है? ब्राउनिंग ने अपनी शिक्षा कहाँ से हासिल किया? 36 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एट होम, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एट होम। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी शिक्षा घर से प्राप्त की। क्वेश्चन 37 आपके सामने है। Arnold selects some passages from Homer, Dante, Shakespeare and Milton to prove his। दोस्तों जो अर्नोल्ड है उन्होंने कुछ पैसेजेस कलेक्ट किए होमर से, डांटे से और शेक्सपियर से, मिल्टन से। किसके लिए? तो यानी किसको सिद्ध करने के लिए, किसे प्रूव करने के लिए? क्या टचस्टोन मेथड था, कल्चरल मेथड था, लिटरेरी मेथड था या रिलीजियस मेथड था? सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो टचस्टोन मेथड। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने पैसे लिए थे होमर से, डंटे से और शेक्सपियर तथा मिल्टन से। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, हु सेड चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस? किसने कहा है कि चौसर में हाई सीरियसनेस की कमी है? क्या कोलरिज ने कहा है, टेनिसन ने कहा है, मिल्टन ने, क्या अर्नोल्ड ने कहा है? 38 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा अर्नोल्ड। ये बात कही है अर्नोल्ड साहब ने। किसको कही दोस्तों? तो ये बात की उन्होंने चौसर को, कि चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। क्वेश्चन 39 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन है, टचस्टोन मेथड वॉज गिवन बाई? टचस्टोन मेथड किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका अर्नोल्ड। सभी जानते हैं, टाइम से बर्बाद नहीं करेंगे। अर्नोल्ड ने दिया है टचस्टोन मेथड। क्वेश्चन 40 आपके सामने दोस्तों। 40 क्या कह रहा है? 40 दोस्तों, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक? यानी दोस्तों आप अर्नोल्ड को क्रिटिक के रूप में किस कैटेगरी में रखोगे? क्या वो रोमांटिक थे, क्या आप मार्क्सिस्ट मानेंगे, एस्थेटिक मानेंगे, क्लासिस्ट मानेंगे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्लासिसिस्ट। यानी दोस्तों जो मैथोनॉल्ड साहब हैं वो क्लासिसिस्ट में हम उनको रखेंगे कि वो क्रिटिक थे। तो कैसे थे? तो वो क्लासिसिस्ट थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। व्हेन डिड, दोस्तों क्वेश्चन है, व्हेन डिड W.B. Yeats रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? आपको बताना है कि W.B. Yeats को लिटरेचर के लिए, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ कब मिला था? क्या 1920 मिला था, 21 में मिला था, 1922 में मिला था या 1923 में मिला था? क्वेश्चन 41 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन दोस्तों डी। सही ऑप्शन डी, मतलब कि 1923 में W.B. Yeats को नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। और हम सोच रहे हैं वो जल्दी से हमारा आज का जो प्रैक्टिस है समाप्त हो जाए, ताकि किसी का टाइम बर्बाद ना हो। तो सावधान रहे, बहुत रात हो चुकी है और हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। रात में 12:40 हो चुके हैं और हम वीडियो आपके बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए ताकि हम सबकी तैयारी हो सके। सबको, हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सबके अच्छे मार्क्स हैं, सभी 100+ स्कोर करके आए, 100+, और जितना ज़्यादा हो सके स्कोर करें, सबको सिलेक्शन मिल सके दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीडियो को बनाने के चक्कर में एक व्यक्ति को या जो भी बनाता है उसको कितना टाइम लगता है दोस्तों। तो वीडियो देखिए, आपकी वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, पर दोस्तों इससे होता है कि जब हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारा जो हौसला होता है बढ़ता है। दोस्तों सारी क्वेश्चन सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और नोट अवश्य करें। 42 है दोस्तों, विच बुक अराउज्ड इंटरेस्ट इन T.S. Eliot इन द पोएट्री ऑफ लेफॉर्ग अ फ्रेंच सिम्बलिस्ट? आपको ना इसका सही ऑप्शन क्या है? आर्थर साइमन द सिम्बलिस्ट मूवमेंट, डांटेज इन्फर्नो, चौसर्स द कंट्रबरी टेल्स, एंड नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए 42 के लिए? दोस्तों 42 की बात करें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्थर साइमन्स द सिम्बलिस्ट मूवमेंट। क्वेश्चन 43 है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है, इलेट इज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, प्रूफ रॉक इज अ लेफॉर्ग
लेफॉरगॉन पोएम एलियट owes a lot to metaphysical poets. डी एलियट इज चार्ज विद ऑब्सक्योरिटी वर्क। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो दोस्तों स्टेटमेंट है वो एलियट के बारे में सही नहीं है। तो 43 के लिए अगर हम बात करेंगे तो सही ऑप्शन यही है कि एलियट जो है दोस्तों ग्रेट रोमांटिक पोएट नहीं थे दोस्तों। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन 44 है W.H. ऑडेन वाज बॉर्न इन। आपको बताना है W.H. ऑडेन का जन्म कहाँ हुआ था। क्या यॉर्क यूके में हुआ था, न्यूयॉर्क USA में हुआ था, लंदन में हुआ था, पेरिस में हुआ था। दोस्तों बताना है W.H. ऑडेन का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें W.H. ऑडेन के जन्म की दोस्तों 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी का जन्म हुआ था यूके में दोस्तों, यॉर्क यूके। क्वेश्चन 45 आपके सामने है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए ताकि सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आप जान दोस्तों केवल आंसर याद करने से ज़्यादा काम नहीं होने वाला, हमें क्वेश्चंस भी याद करने होते हैं। फिलिप डार्किन वाज एन इंग्लिश पोएट, नॉवलिस्ट एंड। आपको बताना है कि जो फिलिप डार्किन थे वो इंग्लिश पोएट थे, नॉवलिस्ट थे और क्या थे, पुलिसमैन थे, लाइब्रेरियन थे, क्लर्क थे या पोस्ट मास्टर थे। तो क्वेश्चन 45 के लिए सही आंसर हो जाएगा बी, दोस्तों वो एक लाइब्रेरियन भी थे। तो कौन थे दोस्तों, तो लाइब्रेरियन भी थे। क्वेश्चन 46 है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन है फिलिप लार्किन वॉज द ओनली सन ऑफ एंड ऑफ डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट। आपको बताएं दोस्तों फिलिप लार्किन के पेरेंट्स का नाम क्या था। आप समझ लीजिए सिडनी लार्किन एंड इवा एमिली, सिडनी पोर्टर, एमिली डिकिंसन, फिलिप सिडनी एलिजाबेथ एना नाम थे। सही ऑप्शन क्या दोस्तों आपको बताना है। फिलिप लार्किन के माता पिता का नाम क्या था। 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उनके पिताजी का नाम था सिडनी लार्किन और माता जी का नाम था इवा एमिली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ विटमैन्स नॉवेल पब्लिश्ड इन 1842। और बताएं दोस्तों कि विटमैन का जो नॉवेल था जो 1842 में जो पब्लिश हुआ था उसका टाइटल क्या था। क्या फ्रैंकलिन इवांस और द इनेब्रिएट था, या ड्रम टैप्स था, या क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी था, या नेटिव वोमेन्स था। दोस्तों आपको इसमें बताना है सही ऑप्शन क्या होगा 47 के लिए। तो 47 की अगर हम बात करें सही ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों, फ्रैंकलिन इवांस और द इनेब्रिएट। क्वेश्चन नंबर है 48। आपको बताएं दोस्तों जो डिकिंसन थी तो वो क्या थी, क्या एक्टिव गर्ल थी, क्या वो इनएक्टिव गर्ल थी, क्या वो मिस्चीवस गर्ल थी, या नॉन ऑफ दीज। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डिकिंसन वाज एन एक्टिव गर्ल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हु ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ऑफ डिकिंसन कुड अंडरस्टैंड हर वेरी वेल। अब बताएं दोस्तों डिकिंसन के फैमिली मेम्बर्स में से कौन ऐसा था जो उनको बहुत भली भांति समझता था। क्या वो एल्डर ब्रदर थे, एल्डर सिस्टर थी, मदर थे, या फादर थे। कौन थे दोस्तों जो उनको बहुत अच्छे से पहचानता, तो अच्छे से समझता था एमिली डिकिंसन को। 49 के लिए सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी उनके जो एल्डर ब्रदर थे यानी बड़े भाई वो उनको बहुत अच्छे से समझते थे। अब बात करें 50 की। क्वेश्चन 50 दोस्तों क्या है 50 क्वेश्चन आप जो है रीड करिए। आई माइट बी कॉल्ड अ सिनेक्डकिस्ट फॉर आई प्रीफर सिनेक्डकी इन पोएट्री दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच बी यूज अ पार्ट फॉर द होल हु सेड। किसने कहा है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे ये कहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और दोस्तों ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की दोस्तों कह सकते हैं फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच भी कही जाती है सिनेक्डकी। दोस्तों आप क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन वही है जो हमने आपको बताया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो सबसे फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच थी वो कौन थी दोस्तों, तो वो है आपका सिनेक्डकी। दोस्तों क्वेश्चन 52 है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है बीच वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क। आपको बताना है कि कौन सा वर्क है रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कि यूनेस्को कलेक्शन का एक पार्ट है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव वर्क माना है दोस्तों। फर्स्ट गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स, चित्रा, द पोस्ट ऑफिस, अतिथि। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 52 का क्या हो जाएगा 52 का ए जो होगा वो सही ऑप्शन में आ जाएगा दोस्तों गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए फिर आपको ऑप्शन दिखा दे रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन दोस्तों विच वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर हैज इट्स सेंट्रल थीम
devotion and its motto as I am here to sing the songs। दोस्तों आप समझ गए होंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो वही होगा जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन का दिया था दोस्तों। क्या दिया था? गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। दोस्तों इसका भी यही आंसर होना चाहिए, तो हो जाएगा गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स। दोस्तों 43 को कंप्लीट कर चुके हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन 54 आपके सामने है। क्वेश्चन 54 क्या है दोस्तों? निसिम एजकेल रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर। आपको बताना है कि जो निसिम एजकेल थे उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था किस ईयर में? 1983 में मिला था, 84 में मिला था, 85 में मिला था, 86 में मिला था। दोस्तों बताना है कि निसिम एजकेल को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था। क्वेश्चन 54 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1893 दोस्तों। एंड दोस्तों सॉरी 1983। क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन है ए, यानी कि 1983 में निसिम एजकेल को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? निसिम एजकेल डेडिकेटेड हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स 60 पोएम्स टू। आपको बताना है कि एजकेल साहब ने अपना 60 पोएम जो है दोस्तों इस वॉल्यूम को किसको डेडिकेट किया है? सेकेंड वॉल्यूम था क्या? हिज बेसमेंट रूम फ्रेंड एलिजाबेथ इन लंदन उनको, या क्वीन एलिजाबेथ इन लंदन, या क्वीन विक्टोरिया इन लंदन, या नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन क्या है क्वेश्चन 55 के लिए दोस्तों? तो क्वेश्चन 55 की अगर बात करें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए दोस्तों। कौन? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि ये इन्होंने 60 पोएम जो है वो डेडिकेट किया है हिज बेसमेंट रूम फ्रेंड, यानी जो बेसमेंट में रूम था उनका दोस्त था उसका नाम था एलिजाबेथ जो लंदन में रहता है, उसी को उन्होंने फ्रेंड को इसको डेडिकेट किया हुआ है। क्वेश्चन 56 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, बीच पोएम begins with the lines father when he passed on left dust on a table of papers left daughters and daughters। अब ना दोस्तों ये कहाँ से आया है? क्या ये ओबिचुअरी से है? क्या ये स्पीकिंग ऑफ शिवा से है? क्या हिम फॉर द ड्राउनिंग से है? या पोएम्स ऑफ लव से? दोस्तों आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे 56 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 56 की बात करें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ये भी क्वेश्चन जो है वो ओबिचुअरी की। ये दोस्तों फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। बिगिनिंग लाइन है दोस्तों, फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स लेफ्ट डेट्स एंड डॉटर्स। इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एलटी ग्रेड में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन टेक्निक इन द पोएम ओबिचुअरी। दोस्तों बताइए जो पोएम ओबिचुअरी है उसमें जो नरेशन टेक्निक है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या नन ऑफ दीज है? तो 57 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि फर्स्ट पर्सन ही इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है या नरेशन टेक्निक माना गया है। 5 इज बैंको अ प्लेट। अब बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ही हैड नाइटमेयर्स अबाउट द विचेस, ही स्टेज अप लेट टू टॉक टू मैकबेथ अबाउट द विचेस, ही सेंसेस समथिंग बैड विल हैपन टू डंकन दैट नाइट, ही वॉज अवेकेंड बाई वॉइसेस सेइंग मैकबेथ मर्डर्ड स्लीप। आपको बताना है सही ऑप्शन 58 के लिए क्या होगा। दोस्तों 58 की अगर हम बात करें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ही हैड नाइटमेयर्स अबाउट द विचेस। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देख लीजिए। व्हाट ईरी विजन दस मैकबेथ है बिफोर ही किल्स डंकन। डंकन को मारने से पहले मैकबेथ के सामने दोस्तों कौन सा दृश्य दिखता था? फर्स्ट है ही सीज द ब्लडी कॉस्ट ऑफ बैंको, उसको बैंको का बहुत ही खतरनाक भूत दिखता था। दूसरा है ही सीज द बिचेस फ्लाइंग थ्रू द नाइट ऑफ ब्रोम स्टिक्स, क्या उसको रात में दोस्तों उड़ती हुई उसको बिचेस नज़र आती थी। ही सीज अ ब्लडी डैगर फ्लोटिंग इन फ्रंट हम, वो हमेशा अपने सामने उड़ता हुआ एक खंजर दिखता था। ही सीज लेडी मैकबेथ हावरिंग ओवर हिम विथ अ ब्लडी डैगर। देखते थे कि लेडी मैकबेथ जो है उनके सामने एक ब्लडी डैगर लिए हुए की तरफ दौड़ रही होती हैं। ये देखते हैं दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आप देख लीजिए
कि मारने से पहले जो दोस्तों मैकबेथ देख रहा था, वो सामने एक खंजर जो है वो उड़ रहा है। क्वेश्चन 59 के लिए सी ऑप्शन जगह सी। दोस्तों आप इसको टिक कर लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 60 है आपके सामने। क्वेश्चन है व्हाट इज मैकबेथ हियर अ वॉइस सेइंग। उसको बताना है कि जो मैकबेथ है वो एक वॉइस को क्या कहते हुए सुनता है। दोस्तों क्या कहता है, दैट ही मर्डर्ड स्लीप, दैट बाय अ प्रिकिंग ऑफ हिज थम्स समथिंग बिग दिस बिकम्स, या आउट ब्रीफ कैंडल, या आउट डैम्ड स्पॉट। दोस्तों बताना है वो क्या सुनता था, किस वॉइस को सुनता था मैकबेथ। दोस्तों को बताना है 60 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, दैट ही मर्डर्ड स्लीप। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन है व्हाई डज लेडी मैकबेथ से शी डिड नॉट किल द किंग हरसेल्फ। फर्स्ट है सी एवोर्स वायलेंस। दोस्तों सेकंड है ही लुक लाइक हर फादर इन हिज स्लीप, शी ट्राइड बट ही ओवरपावर्ड हर, सी नीडेड टू सी इफ मैकबेथ वॉज मैन एनफ टू डू इट। आपको बताना है 61 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों 61 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ही लुक लाइक हर फादर इन हिज स्लीप। क्योंकि वो इसलिए नहीं मानना चाहती थी क्योंकि वो सोते हुए जो राजा डंकन थे उसके पिता के समान नजर आते थे। कुछ 62 है आपके सामने। दोस्तों क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है हाउ डज लेडी मैकबेथ फील अबाउट हाउ मैकबेथ कैरीड आउट द मर्डर। जो लेडी मैकबेथ दोस्तों के फील कैसा फील करती हैं अबाउट हाउ कि किस प्रकार से मैकबेथ जो है वो मर्डर डंकन का मर्डर करता है। दोस्तों तो सी इज़ फिल्ड विथ प्राइड ओवर हिज डीड, वो उसके कार्य पर बहुत ही गर्व करती है। दूसरा सी इज़ रिवोल्टेड दैट समवन शी लव्स कुड एडमिट कमिट कोल्ड ब्लडेड मर्डर, या सी इज़ इंडिफरेंट, या सी इज़ असेम्ड बाई हाउ स्कैर्ड ही एक्ट्स थ्रू आउट द ऑर्डियल। है दोस्तों 62 के लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें 62 के लिए सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन जाएगा डी दोस्तों, डी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। सी इज असेम्ड बाई हाउ स्कैर्ड ही एक्ट थ्रू आउट द ऑर्डियल। दोस्तों रात ज़्यादा हो चुकी है, मुझे नींद भी आ रही है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो कंप्लीट करके ही रहूँगा क्योंकि दोस्तों मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ती हैं और मुझे इसके बाद इस वीडियो से प्रैक्टिसिटी बनाना है जो आपको हमें प्रोवाइड करवाना है। इसलिए चलो थोड़ा देर सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 63 दोस्तों कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट वायलेटेड। आपको बताना है जो कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट ने वायलेटेड क्या है, रूल्स ऑफ ड्रामा, प्रिंसिपल्स ऑफ 3 यूनिटीज़, रूल्स ऑफ प्रोज एंड नन ऑफ दीज। 63 का सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा। तो 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आप नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ 3 यूनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को हम मार्क नहीं कर रहे हैं। हु सेड दीज वर्ड्स बियर माई वाइफ कंपनी टिल आई कम। दोस्तों बताना है कि ये किसने कहा था, कैटली ने कहा था, जस्टिस ने कहा, क्लेमेंट ने कहा था, एडवर्ड नोबेल ने कहा था, नन ऑफ दीज। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन हमारा कि ये जो जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ आपको बताना है कि ये किस ड्रामा से हैं और इस ड्रामा का नाम क्या है, उसके लेखक कौन है, आपको बताना है। दोस्तों कौन कहा था ये बात, बियर माई वाइफ कंपनी टिल आई कम, यानी दोस्तों मेरे वाइफ का साथ दो जब तक मैं वापस नहीं आता। ये कैटली ने कहा था, जस्टिस क्लेमेंट ने कहा था, एडवर्ड नोबेल ने कहा था, नन ऑफ दीज जिसने कहा था। 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ए, ये बात कही थी कैटली ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेन जॉनसन वांटेड टू रिफॉर्म द एबिल ऑफ सोसाइटी थ्रू द बीपन ऑफ एलेग्री सोनेट सटायर नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों 65 के लिए। 65 का सही ऑप्शन है सी दोस्तों, सटायर। दोस्तों इसको आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ओल्ड नॉवेल मोस्ट कंसर्न अबाउट। तो बताना है कि जो ओल्ड नॉवेल हैं दोस्तों, जो मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन किया कि ये किस प्ले का है वो आपको बताना है। तो ओल्ड नॉवेल उसमें जो दोस्तों किसके प्रति वो चिंतित रहता है। दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो सकता है इसका आपको बताना है। दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है हिज सन्स स्कूलिंग, हिज सन्स मॉरल एंड गुड एजुकेशन, हिज कैरियर, हिज मैरिज। दोस्तों जो ओल्ड नॉवेल हैं वो परेशान हैं अपने पुत्र के
मोरल और गुड एजुकेशन के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने, हु इज ओल्ड नोबेल सर्वेंट। ओल्ड नोबेल सर्वेंट का जो सर्वेंट है उसका नाम क्या है आपको बताना है दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों ब्रेन वॉन। दोस्तों इसको हम जल्दी से खत्म करते हैं। 68 है आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है, हु रिफर टू ड्रायडन एज द मास्टर ऑफ द मिडिल स्टाइल विद अ व्यू टू हिज पोएटिक डिक्शन अप्रोप्रिएट टू द हीरोइक कपलेट। आपको दोस्तों क्या बताना है, ये बात किसने की, W.H. ऑर्डन, S.T. कॉलेज, मैथ्यू अर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ। 68 के लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, 68 क्या सही ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों ये बात कही है W.H. ऑर्डन ने। किसको कहा दोस्तों, तो ड्रायडन को द मास्टर ऑफ द मिडिल स्टाइल कहा है। इतना आप याद रखिए काफ़ी है। क्वेश्चन 69 है आप दोस्तों आपके सामने, क्या है क्वेश्चन है, हु फर्स्ट अटैक्ड ऑन ड्रायडन्स रेपुटेशन complaining that Dryden's descriptions of natural objects in his translations from Virgil were much inferior to the originals। दोस्तों बताना है ये अटैक किसने, फर्स्ट अटैक किसने किया था, W.H. ऑर्डन ने, S.T. कॉलेज ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने या विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 69 का सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने। दोस्तों ये हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 70 है आपके सामने, 20 पॉपुलर रोमांटिक पोएट आपको बताना है दोस्तों, 20 पॉपुलर रोमांटिक पोएट वुड समथिंग फॉर हैज इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी टू ड्रायडन्स अलेक्जेंडर्स फीस्ट। W.H. ऑर्डन, S.T. कॉलेज, मैथ्यू अर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ। 70 के लिए दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, 70 का सही ऑप्शन आप समझ गए होंगे क्योंकि हम बात ही इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, तो इससे जो जुड़ा हुआ ऑथर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 70 को हमने कंप्लीट किया, हम बढ़ेंगे 71 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन 71 क्या है, कह रहा है, तो क्वेश्चन 71 है दोस्तों आपके सामने, आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, कैथरीन हैज़ वॉट इंस्टॉल्ड इन द पेटकॉफ हाउस। यानी जो कैथरीन पेटकॉफ हैं उन्होंने पेटकॉफ हाउस में क्या इंस्टॉल किया हुआ था, अ डम्बेटर, अ ग्राज फॉर हॉर्सेस, एंड इलेक्ट्रिक बेल फॉर द सर्वेंट एंड इलेक्ट्रिक बेल फॉर द डॉग। सब कितना सही ऑप्शन क्या है 71 के लिए, 71 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, एंड इलेक्ट्रिक बेल फॉर द सर्वेंट्स। क्वेश्चन 22 है आपके सामने, द सर्व्स आर अलाइड विथ मेंबर्स ऑफ हिज एम्पायर, द रशियन, द बैटावियन, द ऑस्ट्रियन, द ट्रांसपाल्पेटिनियन। आपको बताना है सही ऑप्शन 72 के लिए क्या होगा, 72 का सही ऑप्शन सी दोस्तों, द ऑस्ट्रियन। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों आपके सामने, गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडी उसको क्या कहता है, ट्रेजिकोमेडीज, हीरोइक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज या क्लासिकल ट्रेजेडीज। सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सोशल ट्रेजेडी। यानी दोस्तों जो गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज हैं उनको सोशल ट्रेजेडीज के रूप में जाना जाता है। TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 73 का सही ऑप्शन है सी, आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर स्यूडोनिम ऑफ। TGT 2001 में पूछा क्वेश्चन दोस्तों। जब भी बात है दोस्तों गाल्सवर्दी के स्यूडोनिम की तो हो जाएगा जॉन सिन जॉन, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 75 है आपके सामने दोस्तों, हारोल्ड पिंटर वाज फाइंड फॉर रिफ्यूजिंग नेशनल सर्विस एज आ। आपको बताना है दोस्तों सही ऑप्शन, फर्स्ट है आपका राइटियस ऑब्जेक्टर, सेकंड है कॉन्शियंसस स्पोर्ट्समैन, और थर्ड है कॉन्शियंसस ऑब्जेक्टर, फोर्थ है कॉन्शियंसस ट्राइबर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों 75 के लिए, कॉन्शियंसस ऑब्जेक्टर। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, 75 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 76 आपके सामने दोस्तों, इन 1956 हारोल्ड पिंटर मैरिड एक्ट्रेस। बताना है कि 1956 में हैरोल्ड पिंटर ने किस एक्ट्रेस से विवाह किया था, नाम क्या था उसका। तो दोस्तों 76 के लिए अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो हो जाएगा ए, एंड उसका नाम था विविन मर्चेंट। दोस्तों क्वेश्चन 77 है, हारोल्ड पिंटर लेफ्ट हिज फर्स्ट वाइफ मर्चेंट इन 1975 एंड मैरिड ऑथर। आपको बताना है दोस्तों कि हारोल्ड पिंटर ने 1975 में अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया, जिसका नाम था विविन मर्चेंट, इसको विवाह किया था दोस्तों। और फिर उसके बाद किससे विवाह करते हैं, लेडी एंटोनियो फ्रेजर इन 1980, इमली मर्चेंट इन 1980, लूसी एलिजाबेथ इन 1980, एल्जा
बेथ मर्चेंट इन 1980 दोस्तों। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 76 के लिए? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लेडी एंटोनिया फ्रेजर इन 1980। एक्ट्रेस थी, इनसे उन्होंने दूसरा विवाह किया था। क्वेश्चन 78 दोस्तों आपके सामने, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स यंग्स जॉब अबोर्ड द शिप दोस्तों? डेक स्क्रूबर, बाथरूम अटेंडेंट, फायर फाइटर, कोल स्टॉकर। 78 के सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी दोस्तों हो जाएगा आपका डेक स्क्रूबर। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके सामने, विच फायरमैन इन हेरी ऐप टॉक्स अबाउट मार्जिस्ट आइडियाज? बताना है कौन सा फायरमैन दोस्तों इन हेरी ऐप में जो कि मार्जिस्ट के आइडियाज़ के बारे में बात करता है? क्या वो यांग है, पैडी है, इसाबेला है या लॉन्ग है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 79 के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, लॉन्ग। कौन दोस्तों? वो है लॉन्ग। क्वेश्चन 780 है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड पद्म श्री एंड पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन फॉर फिल्म फेयर अवार्ड्स ऑफ विच 3 आर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर कन्नड़ एंड द 4th फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड? कौन है? बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश या गिरीश कर्नाड? सही ऑप्शन है गिरीश कर्नाड। क्वेश्चन 81 है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज a presenter for a weekly science magazine program called Turning Point that aired on दूरदर्शन इन 1991? बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, गिरीश कर्नाड। 81 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 81 का सही ऑप्शन आप समझ के होंगे डी आपका हो जाएगा गिरीश कर्नाड दोस्तों। डी ऑप्शन क्या है? गिरीश कर्नाड। दोस्तों बढ़ते थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 81 के बाद हम पहुँचेंगे 82 की तरफ। सारे क्वेश्चन जल्दी से हम कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि आप सभी लोग बड़ी वीडियो देखते हैं तो आप पहले डर जाते हैं, वीडियो को वहीं से स्किप कर देते हैं। और हम यहाँ पे जो भी वीडियो बनाते हैं टाइम टेकिंग थोड़ा होता है, बट टाइम वेस्टिंग नहीं होता दोस्तों। जो भी टाइम यहाँ पे आप देंगे वो टाइम अगर वेस्ट नहीं होगा, ये टाइम आपका एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही काम आने वाला टाइम होगा। तो दोस्तों वीडियो को कभी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन 82 है आपके सामने। क्वेश्चन 82 क्या कह रहा है? बैकन्स जनरल कंसेप्शन ऑफ इजी एस्से वॉज बारोड फ्रॉम? आपको बताना है कि वैकन का जो जनरल कंसेप्शन है एस्से का, वो कहाँ से बारो किया गया? सेनेका से, मॉन्टेन से, वॉकर से या मार्लो से? तो आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश एस्से के फादर की, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, तो वो होते हैं बैकन। बट अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ एस्से तो है मॉन्टेन दोस्तों। तो आप यहीं से दिमाग लगा लीजिए, समझ लीजिए कि 82 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों मॉन्टेन। क्वेश्चन 83 है आपके सामने, हु एन इनकम्प्लीट यूटोपियन नॉवेल न्यू एटलांटिस पब्लिश्ड पोस्टहुमसली इन 1626? फर्स्ट है फ्रांसिस बैकन, सेकंड है जोसेफ एडिसन, थर्ड है रिचर्ड स्टील, फोर्थ है चार्ल्स लैम्ब। 83 का सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रांसिस बैकन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, बिल्बिम्बल इज एन एस्से रिटन बाय? आपको बताना है कि बिल्बिम्बल जो है वो एक एस्से है, और ये किसके द्वारा लिखा गया? क्या फ्रांसिस बैकन के द्वारा लिखा गया, क्या जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया, रिचर्ड स्टील के द्वारा लिखा गया, या बोथ बी एंड सी, या दोनों के द्वारा लिखा गया? दोस्तों बी ऑप्शन, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन दोनों मिलकर के इसको लिखा है। 54 का सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपके सामने? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, दोस्तों इसको लिखा है जोसेफ एडिसन साहब ने। क्वेश्चन 85 आपके सामने दोस्तों, द एस्से बिल्बिम्बल वाज पब्लिश्ड ऑन वेडनेसडे डेट? बताना है कि जो बिल्बिम्बल है वो वेडनेसडे को लिखा गया था, लेकिन किस डेट को लिखा गया था? क्या जुलाई 4 1711 में, जुलाई 7 1711, जुलाई 10 1711 और जुलाई 13 1711? बताना है कि बिल्बिम्बल जो दोस्तों ये वेडनेसडे को लिखा गया था, कौन सी डेट थी उस समय? 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों, वो डेट थी जुलाई 4 जुलाई 1711। 4 जुलाई 1711 वेडनेसडे को दोस्तों बिल्बिम्बल लिखा गया था दोस्तों, पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 है, एट विच नंबर द एस्से बिल्बिम्बल वॉज पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर? दोस्तों ये पहले आप ये क्वेश्चन याद करें कि बिल्बिम्बल जो है वो द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुआ था, लेकिन अब आपको बताना है कि द स्पेक्टेटर में उसका नंबर क्या था? क्या 106वें नंबर पे था, 107वें नंबर पे था, 105वें नंबर पे था, 108वें नंबर पे था?
क्वेश्चन 86 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी दोस्तों इसका जो नंबर था वो था 108वां नंबर बिल बम्बल का। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑथर हैज़ बीन रिफर्ड बाय ए.वी. लूकास हिज प्रिंसिपल बायोग्राफर एज द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों अगर हम बात करें कभी भी द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर की किसको कहा गया है, तो वो है आपके चार्ल्स लैम्ब। किसने कहा, तो ई.वी. लूकास। दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप एकदम से रट लीजिए। किसने कहा, ई.वी. लूकास ने कहा। किसके लिए कहा दोस्तों, तो वो चार्ल्स लैम्ब के लिए कहा। तो 87 का सही ऑप्शन है दोस्तों सी। सही ऑप्शन है आपका सी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, चार्ल्स लैम्ब्स पोएम लिविंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड हैज बीन कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, इन विच लैम्ब एक्सप्रेसेस हिज डिस्गस्ट एट एथेइज्म एट्रीब्यूटिंग इट टू प्राइड। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन है अपोर्टिक अटैक ऑन अनबिलीफ, अपोर्टिक अटैक ऑन रिलीजियस फेथ, अपोर्टिक अटैक ऑन चैरिटी, अपोर्टिक अटैक ऑन वर्शिप। सही ऑप्शन क्या होगा 88 के दोस्तों। 88 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अपोर्टिक, सॉरी दोस्तों इफ अरे व्हाट हैपेंड दोस्तों, सही हो जाएगा ए। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अपोर्टिक अटैक ऑन अनबिलीफ। क्वेश्चन नंबर 88 को कंप्लीट करने के बाद देखते हैं 89, हु रोट एन ऑर्केस्ट्रल वर्क ड्रीम चिल्ड्रन इंस्पायर्ड बाय लैम्ब्स एस्से ऑफ दैट टाइटल। दोस्तों बताना है कि जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये किसने लिखा है, लैम्ब के एस्से से के टाइटल से दोस्तों इंस्पायर होकर के। तो क्वेश्चन नंबर 89 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, सर एडवर्ड, कौन दोस्तों, सर एडवर्ड एल्गर। क्वेश्चन 90 है, पीपल हु हैव थ्योरीज एज टू हाउ वन शुड लिव टेन टू forget the limitations of nature, forget their own self, forget their friends easily, forget the moments of happiness। दोस्तों बताना है सही ऑप्शन 90 के लिए क्या होगा। बात करें दोस्तों 90 के लिए सही ऑप्शन की हो जाएगा ए, फॉरगेट द लिमिटेशंस ऑफ नेचर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है, मोरलिस्ट दैट यू कैन नॉट गेट हैप्पीनेस बाई डॉट 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 इट। आपको बताना है दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्या फॉलोइंग होगा, परसुइंग होगा, चेजिंग होगा, गेटिंग अवे फ्रॉम होगा। 91 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, परसुइंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, परसुइंग हो जाएगा सही ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट इज मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो क्या है, द नेम ऑफ प्ले ग्राउंड, द नेम ऑफ अ वीडियो गेम। दोस्तों इसके बाद 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिखा रहे हैं, 2 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, द नेम ऑफ अ जीन्स ब्रांड, गैम्बलिंग एंड एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन मोनाको। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गैम्बलिंग एंड मोंटे कार्लो का मतलब गैम्बलिंग एंड एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन मोनाको। क्वेश्चन 93 दोस्तों, हु रोट अवर सिंपैथीज मस्ट इनविटेबली बी ऑन द साइड ऑफ डेमोक्रेसी, आई शुड लाइक इंडिया टू पे इट्स फुल पार्ट एंड थ्रो ऑल हर रिसोर्सेज इनटू द स्ट्रगल फॉर अ न्यू ऑर्डर। किसने कहा है, जी.एल. नेहरू ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा। दोस्तों क्वेश्चन 93 का सही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा जे.एल. नेहरू, यानी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा जी ने इस बात को कहा है। क्वेश्चन 94 है आपके सामने, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये सभी जानते हैं दोस्तों, वो हमारे थे जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू दोस्तों नहीं, जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों यही थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 95 है दोस्तों आपके सामने, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, यानी किसके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो वो है दोस्तों जे.एल. नेहरू साहब। जे.एल. नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इसलिए हम उन्हें चाचा जी कहकर भी पुकारते हैं। तो 95 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों। 95 को कंप्लीट करने के बाद पहुंचेंगे हम 96 क्वेश्चन है, एज अ राइटर मैन्सफील्ड इज कंसिडर टू बी अ। दोस्तों राइटर के रूप में मैन्सफील्ड को किसके रूप में कंसिडर किया जाता है, मॉडर्निस्ट, एक्सप्रेशनिस्ट, सॉरियलिस्ट या फ्यूचरिस्ट। दोस्तों रात ज़्यादा हो चुकी है और मुझे नींद आ रही है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मस्ती बीच में कर ले रहे हैं बस। अब उसको माइंड मत करना दोस्तों, आपको पढ़ना है, आप पढ़ते रहिए और थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करते रहिए। 96 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों, क्या हो जाएगा, मॉडर्निस्ट। दोस्तों क्वेश्चन 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरीज विथ
in the overall text of the garden party and other stories is told in the first person. An ideal family, Mr. and Mrs. Dove, the young girl marries a la mode. क्या हो जाएगा सी? अपने 97 के लिए दोस्तों 97 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, द यंग गर्ल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 है आपके सामने। बीच ऑफ हिज नोबेल हेनरी फिल्डिंग डिफाइंड इन द प्रीफेस ऑफ नोबेल एज अ कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज। क्या है? सेमला दोस्तों जोसेफ एंड्रयूज है, जोनाथन वाइल्ड है, टॉम जोन्स है। 98 के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा जोसेफ एंड्रयूज। दोस्तों इसको कहना कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज। क्वेश्चन 99 है दोस्तों। विच वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल ऑफ हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग का फुल लेंथ नॉवेल कौन सा था? क्या सेमला था, जोसेफ एंड्रयूज था, जोनाथन वाइल्ड था, टॉम जोन्स था। 99 का सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी, यानी कि दोस्तों जोसेफ एंड्रयूज था जो उनका फुल लेंथ नॉवेल था हेनरी फील्डिंग साहब का। क्वेश्चन नंबर 100 है। ग्रेट ग्रैंड इज अ कैरेक्टर इन पीजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पीजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रेट ग्रैंड जो है किसका कैरेक्टर है? क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, बार्नाबी र्यूज। सही ऑप्शन है 100 का सी दोस्तों, हार्ड टाइम्स, यानी जो ग्रैंड ग्राइंड है वो हार्ड टाइम्स का एक कैरेक्टर है। गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको बताना है किंग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए उसमें कौन सा हम सफिक्स ऐड करेंगे दोस्तों। क्या वो डम होगा, क्या वो ली होगा, एलवाई होगा, एंड्स होगा या नेस होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा 1 के लिए ए दोस्तों, डम। किंग प्लस डम इक्वल टू बन गया किंगडम। किंगडम का मतलब हो गया दोस्तों राज्य, और जो राज्य है वो बन गया दोस्तों एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 102 है। द सिंगुलर फॉर्म डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? टीजी तो है पूछा क्वेश्चन दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों SIS हो जाएगा। SIS मतलब समझ गए होंगे, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब दोस्तों आ। 102 का सही ऑप्शन है आ। अब बढ़ते थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 103। इट और द बुक्स एंड देयर ऑथर्स दैट हैव कन्फ्यूज्ड नो एरर। आप बताएं दोस्तों एरर क्या है? 103 में क्या एरर है, कहाँ पे एरर है? तो 103 में अगर हम एरर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा एरर कहाँ पे है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे ए पार्ट में एरर। क्यों है दोस्तों? इट के साथ आर का यूज नहीं होता, इट के साथ आर नहीं लगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104। अदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल। अब दोस्तों फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट नो एरर। आपको क्या बताना है एरर है या नहीं है? एरर है तो क्यों है? तो एरर दोस्तों हम पहले ढूंढ लेंगे, तो सी पार्ट में एरर है। एरर है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों द टू बॉयज देख रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अदर ईच एवरी कुछ भी बात करते हैं, और ये होते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये अगर आते हैं और इसका ऑफ होता है फिर प्लूरल नाउन होता है दोस्तों, तो वहाँ पे जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे आप वर्ब देख पा रहे हैं और लगा हुआ है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे गलती है दोस्तों। 105 आपके सामने क्वेश्चन है। द हॉर्स एंड कैरियर्स हैव बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर 2 आवर्स। क्या गलती दोस्तों? गलती यहाँ पे है बी दोस्तों, यहाँ बी दोस्तों गलती है। क्यों? यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि द हॉर्स और कैरियर्स को मिला करके एक चीज बनी। यानी दोस्तों कहने मतलब कॉम्बिनेशन होता है, दो को मिलाकर एक चीज़ कोई, दो को मिलाकर एक होता है, वहाँ पर एक ही समझाता है। जैसे दोस्तों अगर घोड़ा गाड़ी को जब एक में जोड़ा गया तो वो एक बनी गाड़ी, यानी दोस्तों तांगा बन गया, इसलिए वहाँ पर होगा उसको एक ही कहा जाएगा। यहाँ पे हैज़ बीन स्टैंडिंग सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन 105 के बाद हम देखेंगे 105 के बाद दोस्तों 106 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आपको बताना है इसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है? राइट इन इंक, ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, ही बेंट नियर द स्टेशन, ही वॉज फेवरेट अराउंड हिज फ्रेंड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 का सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है डी दोस्तों। जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो है ही वॉज फेवरेट अराउंड हिज फ्रेंड्स। अब आपको इसमें बताना है स्वयं गलती क्या है दोस्तों, सभी हम ही बता देंगे, तो आप क्या बताएंगे? आप देखिए कमेंट कीजिए इसमें गलती क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। आपको बताना है इसमें कौन सा पेयर ऐसा जो मिसमैच है। 2016 में पूछा क्वेश्चन है। सिंपल प्रीपोजिशन आफ्टर
आफ्टर क्या सिंपल है, यस है। कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ क्या है, नहीं है, तो क्यों नहीं है आपको बताना है। डिस्गाइज प्रीपोजिशन ए एंड ओ, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन ल्यू ऑफ, क्या होता है दोस्तों, इसमें गलती क्या है। क्वेश्चन नंबर 107 के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्योंकि जो ऑफ है दोस्तों, जो ए ऑफ है ये एक कंपाउंड प्रीपोजिशन नहीं है। कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब दोस्तों ये होता है जिसमें दो वर्ड मिलकर के एक वर्ड बना है, यहाँ पर तो केवल एक सिंगल वर्ड है दोस्तों। अगर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की बात करें, इन लिव ऑफ भी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन नहीं है दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें ये ऑप्शन भी करेक्ट मिसमैच है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, तो ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है दोस्तों। पर थोड़ा सा आगे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्ट है, पता नहीं इसमें कौन सा एक्सप्रेशन सही है। क्या योर सिंसियरली सही है, या योर अपोस्ट्रॉफी यस वाला सही है, या योर्स योर सिंसियरली सही है, योर्स अपोस्ट्रॉफी सिंसियरली सही। तो आपको पता होगा, आपने बहुत सारे लेटर एप्लीकेशन लिखे होंगे, तो आपको पता होगा इसमें सही एक्सप्रेशन क्या होता है। 108 का सही हो जाएगा योर सिंसियरली। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। टिजिट तो है 16 पूछा क्वेश्चन है। एवरीवन शुड प्रे गॉड, ही रोट टू मी, ही रोट मी, ही सजेस्टेड मी दिस, आपको बताएं सही इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है 109 के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें सही ग्रामेटिकली तो हो जाएगा ही रोट टू मी दोस्तों, यहाँ पे प्रे के बाद टू लगना चाहिए, रोट के बाद टू लगना चाहिए, सजेस्टेड के बाद मी, सजेस्टेड मी, सजेस्टेड टू मी दिस, या ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड टू मी दिस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सजेस्ट और परपोज के साथ टू लगाया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, अब बताना है इसमें से मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। फैटलिस्ट सही है कि नहीं है, ग्रेगेरियस सही कि नहीं है, सिलेबैसी सही कि नहीं है, फिलिस्टाइन सही कि नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आपको बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन गलत है। 10 में सी सिलेबैसी का सही स्पेलिंग नहीं है, तो सही स्पेलिंग क्या है दोस्तों आप खुद बता दीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप बताएं, आप एक क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जब आप बताएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो बताएं सिलेबसी का सही स्पेलिंग क्या होता है। फिफ्थ वर्ड इज मिस स्पेल्ड, बताना है कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है। अपोजिट सही है, गिलस सही है, रेटोरिक सही है, एम्पेरिकल सही है, तो गलत क्या है दोस्तों उसमें बताइए। आप बताइए क्या गलती है, मुझे तो मिल गया गलती क्या है दोस्तों। रेटरिक गलत है, इसमें क्या गलती दोस्तों तो आप देख लीजिएगा। रेटरिक नहीं होता दोस्तों, रेटरिक होता है, आप देख लीजिएगा, आप स्पेलिंग खुद ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द रिस्पॉन्स विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड टीजीटी 2003 पूछा क्वेश्चन है। डिसपैशनेट, डिसपैशनेट, डिसफैशनेट, डिस, ये क्या है, क्या पढ़ लें इसको भाई, डिसनेट पढ़ लें, आप बताइए क्या सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 12 की, सही ऑप्शन तुरंत आपको समझ में आ गया होगा, डिसपैशनेट ए। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस बाय विच अ लेजिस्लेटिव बॉडी और अदर लीगली कंस्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल initiates charges against a public official for misconduct, आपको बताना है वन वर्ड दोस्तों क्या होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए वन वर्ड होगा आपका ए दोस्तों, इम्पीचमेंट दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका अर्थ निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पर्सन हु हैज चेंज देयर फीलिंग्स ऑफ सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्रॉम वन पॉलिटिकल, रिलीजियस, नेशनल एट्सेट्रा ग्रुप टू अ न्यू वन, क्या वो रेनिगेट कहलाता है, अपोलॉजिस्ट कहलाता है, अपैराचिक कहलाता है, एरियन कहलाता है। 114 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उसको कहा था दोस्तों रेनिगेट। क्वेश्चन नंबर 115 है, टू पनिश समबडी बाई ऑफिशियली नॉट allowing them to remain a member of particular religion, especially the Roman Catholic Church, क्या कहलाता है दोस्तों वो, क्या एग्जामिनेट कहलाता है, बैप्टाइज कहलाता है। तो 15 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, दो ऑप्शन भी बचे हुए हैं दोस्तों, लेकिन हम
दो ऑप्शन की तरफ क्यों जाएं जब हमें ऑप्शन यही मिल गया, एग्जॉमनिकेट हो जाएगा, एग्जॉमनिकेट दोस्तों, एक्स कम्युनिकेट या एक्स कम्युनिकेट, इतनी देर पढ़े, आप पढ़ लीजिए, एक्स कम्युनिकेट, ये बना हुआ है कम्युनिकेशन से, तो एक्स कम्युनिकेट किसके लिए होता है, टू पनिश समबडी बाई ऑफिशियली नॉट अलाउइंग देम टू रिमेन अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन स्पेशली द रोमन कैथोलिक चर्च, क्या कहलाता है, तो कहते हैं एक्स कम्युनिकेट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम देखेंगे 116 मदर टेरेसा। अब दोस्तों ये मदर टेरेसा कहाँ से आई हैं, तो इसके लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा पहले ना दोस्तों, क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक पैसेज। पैसेज क्या है दोस्तों, डायरेक्शन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 116 to 120। अब जल्दी से हम पढ़ रहे हैं पैसेज, हिंदी नहीं बताने वाले, हिंदी बताएंगे दोस्तों टाइम लगेगा, टाइम है नहीं, मुझे नींद आ रही है दोस्तों, बहुत मस्ती मैं कर चुका हूँ अभी तक, कितनी देर में, आप लोग बुरा मत मानना दोस्तों, क्योंकि मस्ती कर रहे हैं तो मेरी नींद गायब हो जाए दोस्तों। द सैड डिमाइज ऑफ मदर टेरेसा लेफ्ट द वर्ल्ड। दोस्तों आप टीचर से तो आपको हिंदी होने की आवश्यकता है नहीं, तो अच्छा मैंने और वीडियो में हिंदी बताई हुई है, आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी बताना ही चाहता, बट दोस्तों आप लोग जानते तो हम इसको एक बार पढ़ ले रहे हैं, आप अगर देख लेंगे तो हमें पता है कि आप भी टीचर्स हैं, आप आराम से क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे। द सैड डिमाइज ऑफ मदर टेरेसा लेफ्ट द वर्ल्ड बेड डाउन बाई एन unprecedented grief. The Yugoslav born nun was the first person in India after M.K. Gandhi to be given a state funeral despite never holding any public office. What she will be remembered for is what she stood. She symbolized the ultimate in indestructible memorandum of love lying beyond all contentions. The saint of the gutters was almost synonymous with the slums and the poverty of Calcutta. She adopted and loved the city as her own. She managed to make shrines out of the grimiest of penurial circumstances. Her Saint Linus did not have the conventional detachment from society. She was the personification of mercy and charity. Her charity was sublime and mellow, never keen to project godliness. She spurred us on to be simply human. She held the human life with all its trauma in a compassionate embrace. A realization dawned on her early that love and the assurance of being cared for were what people needed most. Here was a simple message of concern, hope, and new life for the unfed, unclothed, and the unsheltered. It was her conviction that all is wild will built by God, and it is our duty to serve Him by serving humanity. Malcolm Muggeridge, one of Mother Teresa's early biographers, जो मेलकॉम मगरीज हैं वो मदर टेरेसा के अर्ली बायोग्राफर हैं, was so moved by the mission which cuts across all limitations that he told the whole world about her. Thus she was catapulted to fame. People responded warmly, and her arduous struggle to keep going was considerably seized as funds poured in. It was also the time that Mother started traveling to places in order to meet people and spread her word of God. Dominic Lafayette bent about making a film on her, and his hurt her very much. The great woman could not avoid eyebrows being raised at her. She disapproved of abortion because it signified killing of the fetus and the conscience of the mother. She took children to be the gift of God. She was also accused of almost making a fetish of human
misery and using it as a ploy to raise funds. It is always simpler to criticize, it is much harder to defend. Mother did it unequivocally in her own fashion. दोस्तों ये पैसेज TGT 2004 में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इस पैसेज को हम जब भी क्विज करवाएंगे तो सबसे पहले पैसेज भेजेंगे और पैसेज को भेजने के बाद दोस्तों वो सारे क्वेश्चन भी आपको सेंड कर देंगे। पहले आप कर लीजिए, उसका हम आपको क्विज करवा देंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन दोस्तों जो वीडियो देखेगा वो अच्छी परफॉर्म करेगा हमारी क्विज़ में, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारी क्विज़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर मैसेज करेंगे, नंबर हमारा वीडियो के थंबनेल पे आपको मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस ग्रुप तक ले चलूँगा और वहाँ पर आपको सारी क्विज़ मिल जाएंगी। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएंगे। मदर टेरेसा कौन थी दोस्तों, आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको दोस्तों बार बार तो वहाँ पे ले नहीं जाएंगे कि आपको बार बार हम वही पैसेज पढ़ाएंगे, तो टाइम बहुत मुझे नींद आ रही है। 16 के दोस्तों हो जाएगा सही आंसर सी, वॉज द सेकेंड अनऑफिशियल पर्सन टू बी गिवन स्टेट फ्यूनरल। दोस्तों आपने अगर पैसेज को पढ़ा तो वहाँ पे आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन में मदर टेरेसा वॉज क्या थी, डिफरेंट टू क्रिटिसिज्म, क्या थी दोस्तों, देख लीजिए सारे ऑप्शन आपके सामने है। 17 के से ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों, ये हो जाएगा डिफरेंट टू क्रिटिसिज्म हमें मिला था पैसेज में। मदर टेरेसा आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद, मदर टेरेसा ने खुद को आइडेंटिफाई किया किसके रूप में दोस्तों, उन्होंने 18 के लिए आपको सही ऑप्शन बता देना है। तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा द पॉवर्टी स्ट्रिकन स्लम डवेलर्स ऑफ कलकत्ता। क्वेश्चन 19 है, 19 मदर टेरेसा वॉज नॉट एन एडवोकेट ऑफ अबॉर्शंस। सही है दोस्तों, गलत है दोस्तों। 19 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द फर्टस एंड द मदर्स कॉन्शियंस। दोस्तों क्वेश्चन 120 है, मदर टेरेसा अंडरस्टूड दैट पीपल हैड अटमोस्ट नीड फॉर। पता है दोस्तों 120 का सही आंसर क्या होगा, जो दोस्तों लव एंड केयर है। दोस्तों जो लोगों की ज़रूरत है, जो चाहत है, जो है, हम चाहे समझते थे कि लोगों को प्रेम और केयर की आवश्यकता है दोस्तों। अब यहाँ पे है 121 20 से 25 तक हम देखेंगे कुछ ट्रांसलेशन, जैसे कि अल्टीग्रेट में हमें ट्रांसलेशन भी करना होगा। मैंने उसे सुलाया, क्या हो जाएगा, आई स्लेप्ट हिम, आई स्लेप्ट फॉर हिम, आई स्लेप्ट हिम अस्लीप, आई मेड हिम स्लीप। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 121 के लिए डी, आई मेड हिम स्लीप, मैंने उसे सुलाया। मेड और तो दोस्तों मेक और गेट से दोस्तों हम बनाते हैं इसे सोना और सुलाना, खाना और खिलाना, तो आप इसे याद कर लीजिए। घोड़े सब जगह मिलते हैं, क्या हो जाएगा सही आंसर, हॉर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर, हॉर्सेज आर अवेलेबल एवरीवेयर, आर सोल्ड एवरीवेयर, आर सीन इन ऑल द प्लेसेज। सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा 22 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हॉर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर। सबको मालूम है, एवरीवन नोज, एवरीबडी नोज। दोस्तों अब आपको हम 123 के लिए सही ऑप्शन बता दे रहे हैं दोस्तों, आप दो देख लीजिए, एवरीवन नोज, एवरीबडी नोज, सबको मालूम है। अब आप ऐसे मत समझ लीजिए कि ये दोनों में से सही है, देखने में सारे सही लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन सही ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर क्या है, ऑल नोज, इट इज़ नोन टू एवरीवन। 123 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इट इज़ नोन टू एवरीवन, सबको मालूम है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत लोगों को चोटें आई, अ नंबर ऑफ पीपल वर हर्ट इंजर्ड, मैनी पीपल इंजर्ड, मैनी ऑफ पीपल गॉट ब्रूज्ड, मैनी पीपल केम टू इंजरी। 24 के सही ऑप्शन क्या दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला जो सही है, अ नंबर ऑफ पीपल वर हर्ट और इंजर्ड। क्वेश्चन 125 दोस्तों, कुछ छात्रों को मार लगी, तो सम स्टूडेंट्स वर बीटन विथ स्टिक, सम स्टूडेंट्स वर असल्टेड, सम स्टूडेंट्स गॉट द पनिशमेंट, सम स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। सही ऑप्शन क्या हो दोस्तों 125 के लिए सही ऑप्शन बी, सम स्टूडेंट्स वर असल्टेड, कुछ छात्रों को मार पड़ी। 125 को सही हो जाएगा सम स्टूडेंट्स वर असॉल्टेड। दोस्तों इसी के साथ थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी अच्छी बात है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग थोड़ा है बट टाइम वेस्टिंग नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। और हर प्रैक्टिस सेट की अगर आपको प्रैक्टिस करना है टेलीग्राम चैनल पर क्विज में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और उसी नंबर पे टेलीग्राम भी, वहाँ पे आप मैसेज करिए, मैं आपको उस ग्रुप तक ले जाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।